नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संसद में जिक्र किया था कि पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है और उसको टाला नहीं जा सकता। भारत को उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका देखनी होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, उसके कारण किस तरह के बदलाव दुनिया में आते हैं, पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आहट अगर कहीं से शुरू हो गई है तो कहां से हो गई है, कौन कौन से बदलाव हैं जो नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत दे रहे हैं, अब दुनिया में कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, कौन कमज़ोर होगा, इसका अंदाज़ा भी लगाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये क्या होता है? ये शब्द कोई नया नहीं है, काफ़ी समय से हम इनको लगातार सुनते आ रहे हैं। हमने द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके बाद में देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई। जो महाशक्तियाँ होती थीं वो गायब हो गईं, कुछ नई महाशक्तियाँ अचानक सामने आ गईं। जिन यहूदियों का बहुत बुरी तरह दमन किया गया था वो इजराइल की तरह ताकत बन के निकल आए। जो हिटलर महाशक्ति होता था वो ख़त्म हो गया। अचानक रूस जैसी बड़ी ताकत सामने आ गई और देखते देखते सोवियत यूनियन जो था, सोवियत संघ, वो गायब हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया और रूस में तब्दील हो गया और फिर रूस ने दोबारा ताकत दिखाई। तो ये जो ऑर्डर है दुनिया का, ऑर्डर मतलब क्रम, ये बदलता रहता है। विश्व व्यवस्था बदलती रहती है, विश्व का क्रम बदलता है। कभी कोई शक्तिशाली हो जाता है, कम शक्तिशाली हो जाता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर शायद अपेक्षा ये कर रहे होंगे कि एक और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पूरी दुनिया में जिसको डिस्कस करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया पे कुछ लोग, बड़े लोग हैं, वो साजिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। वो कोरोना महामारी को भी इसका हिस्सा मानते हैं। लेकिन मैं आज उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से हमारे सामने है और जिस तरह से धरती में कुछ नई नई ताकतें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वैक्सीन पासपोर्ट की। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, आप किसी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जोड़ सकते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट के बाद में मैं आपसे और भी बातें करूंगा, खाली वैक्सीन पासपोर्ट की बात नहीं करूंगा। मैं वायरस के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे वायरस जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का में हथियार बनने जा रहा है और कैसे उसका इस्तेमाल लोग करने वाले हैं। तो वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? वैक्सीन पासपोर्ट एक व्यवस्था है जिसमें कि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको टीका लगा या नहीं लगा। तो ये पासपोर्ट कैसा हो? क्या आपके पासपोर्ट पे एक ठप्पा लगेगा? किस तरह से पता चलेगा? तो अब जो है यूरोपियन यूनियन ने एक सिस्टम बनाना शुरू किया है जिसको वो कह रहे हैं कि अगले महीने के अंत तक उसको लागू कर देंगे। उस सिस्टम में क्या होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में आपको अपना एक QR कोड दिखाना पड़ेगा, जैसे पेटीएम में दिखाते हैं। उस QR कोड को स्कैन करेंगे और उसको स्कैन करने के बाद में उनको पता लग जाएगा कि जो यूरोपियन यूनियन अपना एक सर्वर बनाएगी जहां पे सब टीका ग्रहण करने वालों का डेटा रखा होगा। उस डाटा से वो मिलान करेंगे, हाँ जी ये भाई साहब आए हैं, इनका
टीका लग चुका है, इनको जाने दो। अब आपको लगेगा ये तो बस चेक करने का ही सिस्टम हुआ, लेकिन हमारे देश में जो आधार कार्ड आया था तो एक बड़ा कंसर्न आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा कि ये लोगों की प्राइवेसी का बहुत बड़ा मसला है। पूरी दुनिया के लोगों के टीकाकरण का डाटा अगर किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर में रखा जाएगा और उस सर्वर में जो भी आदमी यात्रा करेगा उसका वो डाटा अगर स्कैन होगा तो जाहिर बात है सर्वर में पहले से जो जानकारी रखी होगी उस जानकारी को इस बार क्यूआर कोड से मिलाकर ही तो कंफर्मेशन होगा। यानी हमारे सब जो लोग टीका लगाएंगे उनकी जानकारी किसी एक जगह एक सर्वर में स्टोर होगी। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं जो टीकाकरण के समय जो टीके का प्रमाण पत्र मिलता है, जो हमारे देश में भी बांटा जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त इत्तेफाक है कि क्यूआर कोड की व्यवस्था वहाँ आ रही है और हमारे देश में आज टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट लग रहा है जिसमें मोदी जी की फ़ोटो है, उसमें मोदी जी की फ़ोटो के साथ एक और फ़ोटो है और वो भी क्यूआर कोड है। ये क्या छोटा मोटा इत्तेफाक है कि क्यूआर कोड की व्यवस्था अगर आने वाली है और क्यूआर कोड को ही मोड बनाया जा रहा है वैक्सीन सर्टिफिकेशन के लिए, तो भारत पहले से ही क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा है। क्या इसको बहुत बड़ा विजनरी माना जाए या एक पहले से तय व्यवस्था के तहत भारत ये कर रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपसे ली जाती हैं वैक्सीनेशन के टाइम पे, कौन सी जानकारियां वो अपने पास रजिस्टर करते हैं जो सर्वर में रखी जाएंगी। आपका नाम पूछेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पिता का नाम पूछेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो दर्ज करेंगे। या आपका पता तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि उसके बावजूद उसके साथ में आप जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो हमारी देश की सरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। उनको चाहिए आधार कार्ड, उनको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, उनको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का कार्ड, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड जो एमपी एमएलए को इशू किया जाता है वो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी। कोई भी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड टीका लगवाने के लिए चाहिए। भैया अभी तक आप दवा लेने जाते थे, टीका लगवाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे, उपाय कराते थे, कोई कहीं पे रजिस्टर करता था क्या? इस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्यों है? और जब इस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी तो ये जो डाटा है आपका, ये डाटा इंटरनेशनल सेंट्रलाइज एक सर्वर में रखा जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि वैक्सीन पासपोर्ट लाओ, फिर वो कहेगा कि आपने आपके यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है, कौन सी लगवाई है? आप कहोगे कोविशील्ड तो घुसने देगा, कोवैक्सीन तो घुसने नहीं देगा। तो जब कोविशील्ड लगवाई है बोलोगे तो कहेगा बारकोड दिखा। जब आप बारकोड दिखाओगे तो उसको बारकोड को देखेगा तो अपने सर्वर में देखेगा इस बारकोड की इंफॉर्मेशन है। मसलन आपके फ़ोटो से लेके और आपकी इन सारी आइडेंटिटी कार्ड से लेके सारी जानकारियां उस सेंट्रलाइज सर्वर में पहले से रखी गई होंगी, जिस सर्वर के ज़रिए वो आपके क्यूआर कोड को वेरीफाई कर रहा है। तो आप ये देखिए कि सिस्टम में एक नई व्यवस्था बनी जिसमें कि पूरी दुनिया का डाटा एक जगह रखा जा रहा है। कुछ लोग कहते रहते हैं यहाँ पे कि वो साहब अंदर नैनो पार्टिकल लगा रहे हैं वैक्सीन में, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। उस सब को करने की क्या ज़रूरत है? अगर किसी को डाटा लेना ही होगा, मिसयूज़ ही करना होगा, तो ये लेजिटिमेट और सीधे सीधे नंबर 1 का माध्यम है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन की वॉर, जब पोस्ट कोविड सिनेरियो आया है तो क्या हुआ है कि हमारे जैसे बहुत सारे देश, कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से तेल की लड़ाई में वेनेजुएला जैसे देशों को ख़त्म कर दिया गया। दाम ऊपर नीचे करके वेनेजुएला को इस तरह से तबाह कर दिया गया पिछले लॉकडाउन में कि उठ नहीं पा रहा है। इसी तरह से जब आप कोविड की लड़ाई में दौड़ते हैं और आपके संसाधन लॉकडाउन और दूसरी चीज़ों और उसके कारण धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं तो आप कमज़ोर पड़ते जाते हैं। और जो मजबूत देश हैं जिनके पास ताकत है वो अपनी ताकत से कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से छोटे देशों पे अपना अधिकार जमाए। एक बहुत सामान्य व्यवस्था है, हमेशा से होता आ रहा है, इसमें कोई षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। तो वो देश सिर उठाने लगते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर शर्तें थोपने लगते हैं। मैं उन शर्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमको बहुत सारे नए लोन मिले हैं कोरोना वोरोना, उसमें जो शर्तें हमको पूरी करनी पड़ी वो तो हिस्सा है ही। लेकिन अब उन शर्तों में क्या हुआ? बिडेन साहब ने कह दिया कि हम वैक्सीन के पहले, वैक्सीन के साथ साथ जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है, स्रोत है, वो कहाँ से आया उसकी जांच करेंगे। उन्होंने अपने देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है बिडेन, बड़े मज़े से कह रहे हैं कि साहब हमारे पास अभी तक जो जानकारी है
उसके हिसाब से वायरस के दो ओरिजिन हो सकते हैं, दो स्रोत हो सकते हैं, दो जगह हो सकते हैं जहाँ से वायरस सामने आया है। पहला जानवर से आया हो, चमगादड़ से आया हो, और दूसरा एक एक्सीडेंटल लीकेज हुआ हो किसी लेबोरेटरी से। और बड़ी बात यह है कि अपनी सारी की सारी एजेंसीज़ को वो 90 दिन में रिपोर्ट देने को कह रहे हैं, और 90 दिन के अंदर ये बताने को कहा है कि ये बताओ, फाइनली बताओ, कंक्लूसिवली बताओ कि वायरस कहाँ से लीक हुआ या फिर कहाँ से आया, चमगादड़ से आया कि नहीं आया। अब इसमें अमेरिका के लोग कहने लग गए कि अगर जानवरों में नहीं जाता कोरोना वायरस तो चमगादड़ से आदमी में कहाँ से आ गया, ये बात होनी शुरू हो गई। डॉक्टर फॉसी ने दबी जुबान में ये कहा था कभी कि नहीं, वायरस जो है वो प्राणियों से ही आया है, वाइल्ड से आया है, तो अब उसके सर को हो गए हैं लोग। और अब उसने पिछले दिनों जब अपना स्टेटमेंट बदला तो अब कह रहे हैं इसको टर्मिनेट कीजिए। वहाँ के सेनेट में रिपब्लिकन ने मांग उठाई है। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता सब बार बार चीन को इशारा कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि चीन जो है वो इसको बहुत लाइटली ले रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या WHO और अमेरिका, देखिए बहुत सारी दुनिया में जो अमेरिका को मानने और जानने वाले लोग हैं, अमेरिका के पिछलग्गू जो लोग हैं, वो तो लगातार चीन की जो थ्योरी है, चीन की वुहान लैब वाली और वहाँ से लीकेज वाली, जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता है, उसको पुश कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं लगातार। उसमें बहुत सारे समर्थक, कुछ राजनीतिक समर्थक हमारे देश में भी हैं। तो वो जो प्रचार आप कर रहे हो, उस प्रचार के पक्ष में कुछ तो ठोस होना चाहिए। दुनिया की स्वास्थ्य के बारे में WHO से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है। उसने इंडिपेंडेंट जांच करके एक रिपोर्ट, 200 पेज की रिपोर्ट है, मैं उसकी लिंक डालने की कोशिश करूंगा नीचे। 200 पेज की रिपोर्ट है जिसमें एक एक चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया गया। उस चाइना की लैब के अंदर कहाँ लोग बैठते थे, कैसे बैठते थे, एक एक चीज़, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, 200 पेज का एनालिसिस है। वो रिपोर्ट WHO ने अपनी जांच की और कहा कि बिल्कुल चांसेस नहीं हैं कि वहाँ से ये वायरस लीक हुआ होगा। रिपोर्ट दी है, डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये रिपोर्ट में सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब रिपोर्ट आई तभी इस रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। बहरहाल कौन दोषी है, कौन सही है, ये नहीं है, बल्कि हमको अब ये समझना है कि गोटियाँ कैसे सेट हो रही हैं। अब याद करिए कि WMD का एक आरोप लगा था इराक के ऊपर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इराक इनकार करता रहा, पूरी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका ने कह दिया कि हाँ इनके पास WMD हैं, और इराक पे हमला कर दिया और उसको तबाह कर दिया। अब ये जो मसला निकल के आ रहा है बार बार, एक कॉन्स्पिरेसी की वहाँ से लीक हुआ है, वो हुआ है, उस पर कई तरह के मसले हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस कह रहा है कि जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है वुहान की लैब जांच कराने के लिए। और ये लोग कह रहे हैं बार बार, अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्टी के लोग, रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमको जो है वो वुहान की लैब में जांच करने दो, और WHO पे दबाव बना रहे हैं, WHO मदद करे कि हम वुहान लैब में जाके जांच करें, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये उनका आरोप है। WHO जब पहले ही कह चुका है हमने जांच किया और वहाँ से लीकेज के हमारे पास चांसेस नहीं थे, उसके बावजूद उस पर दबाव बनाया जा रहा है। अब आप सोचिए अमेरिका ने कब कब कहाँ कहाँ दबाव बनाया है। मैं पूरा इतिहास नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन और इसमें मैं ओरिजिन कहाँ से हुआ इस पर भी जाना नहीं चाहता हूँ। हालांकि चाइना ने कहा है कि ये सब तो आरोप जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग लगाते रहते हैं और बार बार वही आरोप दोहराते रहते हैं जिसमें कोई दम नहीं। ये उस चाइना का स्टेटमेंट है, उसका पक्ष भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन जो बड़ी ताकत है दुनिया की, वो नया ऑर्डर, नया क्रम गढ़ने में लग गए हैं दुनिया में। वो चाहते हैं कि अब किस तरह से दुनिया में हमारा रुतबा, हमारा जज्बा और बढ़े। और ऐसे में जो मोदी जी कह रहे थे, भारत को अपनी मजबूती से भूमिका ढूंढनी पड़ेगी, वो एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए बन गया है क्योंकि खुद मोदी जी ने कहा कि सिर्फ आबादी ताकत नहीं है, आबादी ताकत है, लेकिन उसके अलावा भी हमको बड़ी ताकत बनना पड़ेगा। और हमको ये देखना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहाँ फिट होते हैं, हमारी भूमिका कहाँ होने वाली है। इस बात का मतलब अगर आप समझें तो भारत को जो 10 नंबर की इकोनॉमी, 2 नंबर की इकोनॉमी, 4 नंबर की इकोनॉमी वाले चक्र में उलझा के रखा गया था, उससे निकल के अब ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम कैसे अपने आप को इस पूरे सिस्टम में ताकतवर बनाएं, कैसे जिस आबादी को हमेशा से हमको ये सिखाया पढ़ाया गया,
हर काम ना करने के पीछे हमारी सरकारों ने एक्सक्यूज दिया, बहाना बनाया कि आबादी ज़्यादा है, आबादी कम करो, आबादी के लिए कानून लाओ, और आबादी इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर आबादी को बोझ बताते रहे। अब सरकार कह रही है कि आबादी हमारी ताकत है, आबादी संसाधन है, आबादी शक्ति है। जिसके पास में इतने बड़े जन संसाधन हो, जिसके पास में प्राकृतिक संसाधन हो, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और संसाधनों को बोझ बता रहा है। ठीक वैसे ही जिसके पास कमरा भर के दौलत हो और वो कहे कि ये मुसीबत कहाँ आ गई, मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँगा। खैर, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका तलाशनी होगी। ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पहुंच, अपनी पकड़, अपनी ताकत जमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा और उसने पढ़ना शुरू कर रहे हैं। गांव का चौधरी, जो ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया धरती जो है वो एक गांव है, उसका चौधरी कौन होगा? कौन लोग होंगे? वो अमेरिका होगा जिसको ड्रग लॉबी ऑपरेट करता है, जहां पे बहुत सारे लोग जो पिछले 4-4, 5-5 साल से सिर्फ वैक्सीनेशन पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पे ही काम कर रहे हैं, अलग अलग लैब्स में जा रहे हैं, सबको वैक्सीनेट करने के लिए लगे हुए पूरी दुनिया में। वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अमेरिका इस दुनिया पे राज करने वाला है, या कोई एक नई ताकत प्रस्फुटित होगी, फूटेगी, निकल के आएगी और वो प्रस्फुटित होकर अमेरिका को ज़मींदोज़ कर देगी और कब्ज़ा कर लेगी। वो ताकत कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, कहाँ से आएगी? यूरोपियन यूनियन का रोल बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन की मरा ऐसा ब्रिटेन था, उसको फिर उसके अंदर सांस आ गई है, हवा भर दी है टॉम एंड जेरी के अंदर। पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुल मिला के अभी तक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसी दिशा में जा रहा है कि पता लगाना मुश्किल है कि दुनिया किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी। और अब जैसे ही आप इस कोरोना से उभरेंगे, दुनिया एक नई खींचतान की तरफ बढ़ रही होगी और उस खींचतान का जो असर पड़ता है वो आम लोगों पे पड़ता है, गरीब लोगों पे पड़ता है। सबसे पहले गरीब मारा जाता है। युद्ध होगा तो गरीब मारा जाता है, अगर इकोनॉमी गिरती है तो गरीब मारा जाता है, बेरोजगार वही होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान उसी का होता है। अमीर तो ऐश करते हैं, युद्ध होता है तो शहर तबाह होते हैं, लोग मरते हैं, सरकारों का कुछ नहीं जाता और सरकारों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों का कुछ नहीं जाता। नमस्कार, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोशिश करता हूं कि कम शब्दों में कहूं और आप बहुत समझ जाएं। हर वीडियो में यही कोशिश होती है, इसमें भी यही कोशिश है। आगे बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, छा जाइए। नमस्कार, जय हिंद।